रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार सरकार के मंत्री सह बंगाल चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, इसलिए बौखलाहट के ममता कई तरह के आरोप भी चुनाव आयोग और भाजपा पर लगा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले वो बांग्लादेशी घुसपैठी को बंगाल लाकर वोटिंग करवाते तो जीत हो जाती थी। इस बार चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर कमर कस लिया है तो वो बौखलाहट में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले वोटरों को चुनाव देने से रोका जाता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ममता दी इस बार चुनाव हारेंगी, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो। जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, आप लोग देख रहे होंगे कि हर काम जो चुनाव को पारदर्शी तरीके से करने के लिए किया जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो इसके लिए किया जाता है, तो ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को आपत्ति होती है। और पिछले 3-4 महीने से लगातार जैसे उनका हर बार का चुनाव के समय का प्रैक्टिस रहा है कि वोट को धमका के अपने पुलिस बल की मदद से लोगों को बूथ पर जाने से रोक के, बांग्लादेश से लोगों को बुला के, घुसपैठियों को मतदाता बना के वोट करा के सत्ता में आती रही है। ये जो उनका प्रैक्टिस रहा है इस तरीके से वोट कराने का, इस बार उनका दाल गल नहीं रहा है। और जब उनका दाल नहीं गल रहा है, बंगाल की जनता उनके खिलाफ है, सत्ता बदलना चाहती है बंगाल की जनता, तो अब वो व्यवस्थाओं पर चोट कर रही है। चुनाव आयोग सदैव इस देश में और विभिन्न राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराता रहा है और अभी हाल में बिहार में भी चुनाव आयोग ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराया। तो चुनाव आयोग पर बिना मतलब का आक्षेप करना ये ममता बनर्जी जी की आदत बन गई और जनता देख रही है कि चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षता के साथ सब काम कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को ऐसे चीजों को छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है, जनता ही वोट देती है, लेकिन जनता पर ही विश्वास उठ गया है ममता बनर्जी का और जनता के वोट पर उनको भरोसा नहीं, उनको मैनिपुलेशन पे भरोसा रहता है, जो मैनिपुलेशन उनका चल नहीं पा रहा है। ईरान और भारत में तेल आयात शुरू हुआ था, जो अमेरिका के प्रतिबंध के बाद रुक गया। भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे वैश्विक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भारत के लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और भारत की सरकार की प्राथमिकता है। और पूरे देश की जनता को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया हुआ है कि देश में न तेल की कमी है, न होगी, न गैस की कमी है, न होगी। इसलिए देश की जनता के लिए जो भी भलाई में काम करना है, निर्णय करना है, वो भारत की सरकार कह रही है कि बीजेपी बाहरी वोटरों को पश्चिम बंगाल में जोड़ रही है। ये तो बांग्लादेशी लोगों को पश्चिम बंगाल के अंदर बुला के घुसपैठियों को वो वोटर बनाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। और ये जो SIR हुआ उसमें भी बहुत क्लियरली पता लगा है कि किस तरीके से विदेशी घुसपैठिए इस देश के अंदर आके मतदाता बन गए थे, जो पिछले कुछ चुनावों से मतदान भी कर रहे थे। तो क्या भारत के अंदर किसी राज्य में कौन सरकार बनेगी, ये किसी विदेश का आया हुआ व्यक्ति यहाँ का जाली मतदाता बन के तय करेगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पटना सिटी क्षेत्र के नालंदा मेडिकल कॉलेज में आज बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह पहुंची, जहां पर उन्होंने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चुने हुए खेल प्रतियोगियों के बीच मोमेंटो और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में खेल प्रतियोगिताओं की और युवाओं का खेलने वाली कमी नहीं है और हमारी तरफ से स्टेडियम बनाने के भी प्रयास लगातार जारी है। जल्द ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खेल शुरू होगा और बिहार अपने मुकाम पर पहुँचेगा। आई थिंक इट वाज अ वेरी रिक्वायर्ड वेकअप कॉल। हम देख रहे थे उमेश भाई साहब, जब आप अपनी संघ की विचारधाराओं को रख रहे थे तो कुछ लोग उबासी भी ले रहे थे।
साथियों, आज मेरे लिए वाकई एक गर्व का क्षण है कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक नालंदा मेडिकल कॉलेज में बुलाया। एक ऐसा ऐतिहासिक कॉलेज जिसकी स्थापना 1975 में हुई, 70 में हुई, और आज बिहार का जब स्वर्णिम क्षण चल रहा है तो उसमें आपने मुझे अपने फाउंडर्स डे में बुलाकर वाकई में सम्मानित भी किया है। और निश्चित रूप से हमारी आदरणीय प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर प्रोफेसर उषा कुमारी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सुप्रिंटेंडेंट साहिबा डॉक्टर प्रोफेसर रश्मि प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित और मुझसे पहले अपनी विचारधाराओं को आपके सामने रख रहे वैसे हमारे गार्जियन स्वरूप क्षेत्रीय संगठन मंत्री क्रीड़ा भारती के भाई उमेश कुमार जी, मंच पर उपस्थित हुए चेयरपर्सन ऑफ द स्पोर्ट्स कमेटी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी और डॉक्टर मुकुल आनंद जी, मंच पर उपस्थित सेक्रेटरी CFT आदरणीय RR दास जी, faculty members of the diet, honorable media, print and electronic media person। तो निश्चित रूप से क्योंकि मुझे इस ऐतिहासिक कॉलेज से जुड़ने का, आने का, देखने का मौका मिला, लेकिन जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि मैं किस विषय को या किस बात को आपके सामने रखूंगी जिससे कि आपको भी सुनने में अच्छा लगे या आपके मन में जिज्ञासा हो उस बात को जानने की। अभी चर्चा कर रहे थे तो सब लोगों ने कहा कि मैम आप अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी रखिए, आई थिंक दैट इज मोर ऑफ अ सक्सेस स्टोरी देन पॉलिटिक्स इज। ये विश्वास करते हैं कि नहीं? मेरा 19 साल का निशानेबाजी का करियर रहा है और मात्र 6-6.5 साल का राजनीतिक करियर रहा है। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि राजनीति अच्छी लगती है या निशानेबाजी अच्छी लगती है, तो इसका सच्चाई से जवाब मैं खुद अपने आप को आज तक नहीं दे पाई, इसलिए वो जवाब मुझसे मत खोजिएगा। लेकिन निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और हर स्तर पर हम जिस भी पोजीशन पे हैं, हम जिस भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम बिहार को आगे लेकर बढ़े। और ये जिम्मेदारी का एहसास या इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे एक कम उम्र में कराया गया था। जब हम 10वीं की कक्षा बोर्ड एग्जाम्स देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो तब हमारे मन में ये सोच उठा कि हम भी निशानेबाजी करते हैं। सो माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव, लेट दिग्विजय सिंह, ही ऑलवेज एनकरेज्ड अस टू टेक स्पोर्ट्स। सो ही सेड बिल्कुल करो, बट हमसे किसी एक्स्ट्रा हेल्प की या किसी प्रिविलेज की आकांक्षा मत रखना। प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन जो राष्ट्रीय संघ है, उसके अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने कहा ये मत सोचना कि तुम हमारी बेटी हो तो तुमको बंदूक या प्रशिक्षण फ्री में मिलेगा। भारत का हर खिलाड़ी जिस तरह से ट्रेनिंग करता है ठीक उसी तरह से तुमको भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सो ऐसे ठीक है, मॉडलिस्टिक वैल्यू सिखा रहे हैं, हो सकता है कि हृदय परिवर्तन हो और हमको शायद कोई बंदूक एक्चुअली मिल जाए। जब हमने अपनी प्रशिक्षण शुरू की तो हमने अपने पिताजी से बोला फिर से कि हमको भी बंदूक दिला दीजिए। तो बोले कि अगर हम दिलवा देंगे बंदूक तो उसकी महत्व नहीं समझोगी, खुद कमाओगी, खुद स्पॉन्सरशिप लाओगी, खुद मेडल जीतोगी और तब जब बंदूक खरीदोगी तो उसकी महत्व तुमको पता चलेगी। ऐसे अच्छा, हम अपने कोचेस के पास, अपने सीनियर एथलीट्स के पास गए तो उनसे हमने बोला कि हमको शूटिंग सिखा दीजिए, तो उन्होंने रेडीली बोला बिल्कुल सिखा देते हैं। फिर उन्होंने बोला बंदूक, ऐसे वो तो नहीं दिलवाए रहे हैं पापा। तो उन्होंने कहा कि कैसे दीजिए। So the first medal that I won at the international level also was with a borrowed weapon from a senior shooter. My father made sure that even though we grew up in privileged families, we must not take that privilege as a guarantee, but we must work towards achieving smaller goals in life with morals and ideals intact. ईमानदारी और वसूलों के साथ जिंदगी जीना उन्होंने मुझे कम उम्र में सिखाया। जीतकर हम भारत की धरती पर वापस आए
तो आज देखते होंगे अभी हाल फिलहाल में ईशान किशन जब T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे तो उनको एयरपोर्ट रिसीव करने हम खुद गए थे। तो उसी तरह से भारतीय दल के लोग भी जब आते हैं तो एसोसिएशन वाले, मिनिस्ट्रीज या खेल संघ के लोग उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि आज से हम लगभग 16-17 साल पुरानी बात बता रहे हैं। तो जब हम एयरपोर्ट पर आए तो भारतीय दल में हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली अनेकों जगह के एथलीट्स थे। तो हरियाणा वाले आए, अपने हरियाणा के खिलाड़ी को लेकर गए, तमिलनाडु वाले अपने तमिलनाडु के खिलाड़ी को लेकर गए, लेकिन मैं बिहार की खिलाड़ी वहाँ अकेले खड़ी रही। बड़ा बुरा लगा, मन में तकलीफ हुई। तो हमने अपने पिताजी को जाके बोला कि पापा क्यों खेलते हैं बिहार के लिए, ना गुलदस्ता मिलता है। उस वक्त ट्विटर नहीं था लेकिन फेसबुक चलता था। फेसबुक पे कोई बधाई नहीं आती, कोई मीडिया वाला इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आता, तो क्यों खेले बिहार के। तो पापा ने उस दिन कहा कि शशि आज बिहार में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इसलिए शायद खेल कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन जिस दिन बिहार में मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंच जाएंगी और जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट की ओर जब बिहार का ध्यान आकृष्ट होगा तो क्या पता कि तुम्हें उस कहानी को या उस चैप्टर को लीड करने के लिए सबसे आगे खड़ी होगी। और आज देखिए, एक सपना जो एक पिता और एक बेटी का था, वो सपना कहीं ना कहीं पूरे बिहार का बना। हम बिहार के लिए निरंतर खेलते रहे। जो गुलदस्ता, जो मंच 2009 में नहीं मिला था, जब 2018 में स्वर्ण पदक जीत कर आए तो साथियों मंच भी सजा था, गुलदस्ता भी था और हर वो ट्विटर और फेसबुक पे पोस्ट भी था जिसकी ललच या जिसकी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। खान भूतत्व विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग द्वारा इस साल मार्च के महीने तक 3600 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि कई बालू घाट के नीलामी सरेंडर होने के बावजूद विभाग ने ऐसा कर दिखाया है। अवैध खनन पर रोक, ओवरलोडिंग पर रोक होने के कारण ऐसा संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत जल्द ही 30 ब्लॉक में खनिज उत्खनन के कार्य भी शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले खनिज वहां से ले जा रहे हैं, अब अनुवाद जरूर से उन्हें ट्रांजिट पास लेना होगा। उन्होंने कहा कि इससे भी विभाग का राजस्व होगा और हमारा प्रयास है कि खनन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसलिए हमने पूरी व्यवस्था पारदर्शी बनाए रखा है। फेंसिंग अनिवार्य किया गया। इस व्यवस्था से खनन पट्टा क्षेत्र में वाहन रहने पर भी चालान कटता है। ओवरलोडिंग पर पूर्णतः रोक लगाया गया है। पूरी तरह से पूरे बिहार के अंदर ये स्पष्ट निर्देश भी है और इनाम भी घोषित है। घरेलू उपयोग हेतु मिट्टी के उपयोग में रॉयल्टी जमा करने में छूट दी गई है। जो अपने जमीन से मिट्टी ले जाके अपने पर्सनल उपयोग में काम करेंगे उनको रॉयल्टी से छूट दी गई। या सामाजिक काम, छठ व्रत जैसे समय में यज्ञ प्रयोजन या कोई सामाजिक कार्य में उनमें भी हम लोगों ने छूट दिया है। सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए लघु खनिज भंडारण लाइसेंस पाने और नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है
बाबू का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। दोहन शोषण का कोई शिकार नहीं हो सकता और लाइसेंस निर्गत करने की शुल्क राशि व्यवसाय के आकार, बृहत, मध्यम और लघु के आधार पर प्रावधान किया गया है। साथ ही बालू घाटों और पत्थर वाले ब्लॉक की बंदोबस्ती की नीलामी की प्रक्रिया के जरिए होती है। इन उपायों के साथ पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना खनन पर पूर्णतः रोक से राजस्व संग्रह काफी बढ़ा है। आपको जानकारी दे दें, बिहार के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि आज रोहतास जिला में 3 खनिज ब्लॉकों, नावाडी में ग्लूकोनाइट ब्लॉक, टीपा ग्लूकोनाइट ब्लॉक एवं शाहपुर अकबरपुर में ग्लूकोनाइट ब्लॉक तथा गया जिले के एक खनिज ब्लॉक सपनेरी वेंडियम मैग्नेटाइट ब्लॉक के नीलामी हेतु विज्ञापन का प्रकाशन टॉन्च 7 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें बोली लगाने की अंतिम तिथि 20/5/2026 निर्धारित की गई है। बृहद खनन में देश के नक्शे पर बिहार भी अब आ गया है। पहली बार ये डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने की एक शुरुआत है। शेष 3 सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा 4 खनिज ब्लॉकों में से रोहतास जिला के ग्लूकोनाइट खनिज के 2 ब्लॉक का कंपोजिट लाइसेंस विभाग द्वारा निर्गत किया गया है। खन्ना पट्टा क्षेत्र के जियो फेंसिंग अनिवार्य किया गया और इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मंजोस भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बांका जिले में बृहद खनिज कॉपर, लेड, जिंक ब्लॉक नीलामी हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जो राजस्व आज भी खनन विभाग ये काफी बढ़ेगा जब हमारा बृहद खनन के अंतर्गत रोजगार भी बढ़ेंगे और राजस्व भी बढ़ेंगे। आज राज्य में पहली बार आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाने हेतु लोक हित में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पटना जिला के 7 उजला बालू घाट एवं वैशाली जिला के 2 उजला बालू घाट आवंटित किया गया है। बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के लघु खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज के उत्पादन, परिवहन, भंडारण, अवैध खनन की रोकथाम आदि के बेहतर IT प्रबंधन एवं ई-चालान निर्गमन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रभावकारी तरीके से संपादित करने के लिए NIC की सेवा ली जा रही है। NIC के अंदर भी कुछ गड़बड़ियों का शिकायत मिला था जो लोकल स्तर पर थे, हमने उस पर भी कार्रवाई किया है। अब हम विशेष अभियान के रूप में कार्य विभागों की परियोजना में वैध स्रोत से प्राप्त लघु खनिजों का ही उपयोग करना अनिवार्य है। कोई कार्य विभाग बिना चालान के खनिज नहीं ले सकती है। चालान समर्पित नहीं करने अथवा चालान अवैध पाए जाने की स्थिति में संवेदक के विपत्र पर स्वामित्व का 25 गुना राशि वसूल करने का प्रावधान किया गया है। 25 गुना उनसे पैसा की दंड के रूप में वसूली होगी। इस प्रावधान का अक्षरता पालन हो, इसके लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से विशेष अभियान चलाया गया है। इसे भविष्य में नियमित रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे विभाग को राजस्व में वृद्धि होगी। राज्य में उपलब्ध खनिज संसाधनों के अन्वेषण में तीव्रता लाने के उद्देश्य से खान एवं भूतत्व निदेशालय को 2 निदेशालयों में यथा खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन किया गया है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। मोतिहारी पहुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रभारी सचिव अभय कुमार सिंह ने एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की समस्याएं एवं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर पर बनाए गए जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में प्रभारी सचिव ने नियंत्रण कक्ष में संधारित पंजी का अवलोकन किया तथा शिकायतों के निष्पादन से संबंधित सभी जरूरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के बाद प्रभारी सचिव ने मोतिहारी स्थित राधा कृष्णन भवन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय पदाधिकारियों के अलावा जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जैसा आप जान रहे हैं कि गैस का थोड़ा शॉर्टफॉल हुआ था और उसकी वजह से एक व्यवस्थित तरीके से जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको गैस मिल पाए, उसी के संबंध में ये समीक्षात्मक बैठक थी। अभी जो मैंने जिले में देखा है सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि शॉर्टफॉल इत्यादि। पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, पूरे कंट्री में कमी नहीं है। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे स्टेट में भी कोई कमी नहीं है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। केवल मुझे जो अभी रिपोर्ट मिला है कि कुछ लोग जो क्रेडिट पे लेना चाहते थे, तो क्योंकि क्रेडिट की अभी सिचुएशन नहीं है, पेट्रोल डीजल जो जिस मात्रा में जो चाहता है अभी अवेलेबल है। मिट्टी तेल की बिक्री को लेकर मिट्टी तेल की बिक्री आप देखेंगे कि इस पिछले महीने अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल कोटा भी दिया है, जो हमको भारत सरकार से मिला था वो सभी जिलों को दिया गया है और जो भी लोग उसको यूटिलाइज करना चाहें वो हमारा जो राशन कार्ड के आधार पे उसको उठाव करके यूज़ कर सकते हैं। खाद की कालाबाजारी को लेकर भी कुछ बिल्कुल, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे कि आगामी सीजन में जैसे जैसे हम लोगों को खाद की ज़रूरत है वो खाद की कमी ना हो। और इस समय क्योंकि ऐसा है कि हमारा जिला जो है बॉर्डरिंग जिला भी है, तो ऐसा ना हो कि यहाँ से खाद जो है वो कहीं डाइवर्ट हो, अपने किसानों को सही मात्रा में खाद मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।